बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिल स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की देखें तो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो हुकूमत वक्त को एक बाकायदा तौर पर इंदिया दिया है कि अगर आप हमें डराने की कोशिश करेंगे तो फिर हम जो हैं वो अपने मुतालिबात की तकमील तक कहीं से हटने वाले नहीं हैं। अब उसके मद्दे मुकाबिल आज हमने ये देखा है कि मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र के जो उलमा हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आज ये पैगाम दिया गया एक जगह से कि मौलाना साहब जो हैं वो सियासत के तर्जुमान हैं, मदारिस के तर्जुमान नहीं है। अब इस मामले के ऊपर क्या वफाकी हुकूमत इस पूरे मामले को सही से डील कर रही है या वफाकी हुकूमत इस पर कोताही बरत रही है? ये मामला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत से चला था, 2019 के अंदर एक मुआहदा हुआ, फिर पीडीएम हुकूमत में बिल लाने की बात हुई लेकिन उस बिल को एजेंडे से हज़फ कर दिया गया। फिर उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी के अंदर इसको मंजूर करवाने की बातचीत हुई, वादा लिया गया। उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम में जमीयत उलमा इस्लाम फे की तरफ से जो है अपनी इनपुट दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर एतराज़ात बरकरार रखे, जिसके बारे में वो बात ये करते हैं कि 18वीं तरमीम के तनाजुर में ये फैसला करना था तो फिर वो बदनीयती के ऊपर मामला था कि जब आपने 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में हमारे साथ ये हिमायत की। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो केस थी उसमें हुकूमत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। उसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कैटेगोरिकली ये बात की कि अगर इसकी इजाज़त दे दी जाए तो फिर आप उनकी हैयत को तस्लीम कर रहे हैं। तो आज हुकूमत की इस्तदा को तो मुस्तरद किया गया। दूसरा केस जो था वो आईनी बेंच में नहीं लगा हुआ था, वह जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच में था, जो आदिल बाज़ई से मुतल्लिक केस था, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना रुकने असम्बली करार देती थी कि पहला जो एफिडेविट है वो उनकी पार्टी का जमा करवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने स्पीकर को भिजवाई दरखास्त, उसी के ऊपर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को गया, इलेक्शन कमीशन ने वो रुकनीत मुअत्तल कर दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रुकनीत को बहाल कर दिया। कौमी हुकूमत की बातें, एक तरफ ये कहा जाता है कि शोशा छोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं इसके अंदर तो कुछ ना कुछ है। इसी पे बात करेंगे, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के अंदर जो अभी बातचीत चल रही है कौमी हुकूमत के हवाले से? तो उमर अयूब साहब भी कह रहे हैं कि ये तो बेवक्त की रागनी है जो इस वक्त अलापी जा रही है, तो कौमी हुकूमत वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्यों तस्लीम करेगी? तो क्या है कौमी हुकूमत वाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात बड़ी सिंपल सी है यासर, किसी जगह पर कोई बात चल रही थी जो मेरे पास इतला है, 4 चीज़ें थी, 4 चीज़ों पे बात हो रही थी, क्योंकि मुल्क की मौशियत जो है उसे खड़ा करने के लिए सियासी इस्तेहकाम बड़ा ज़रूरी है। 4 चीज़ों पे बात हो रही थी कि नंबर 1, कौमी हुकूमत हो, लेकिन उस कौमी हुकूमत में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ भी हो। दूसरी बात चाह रही थी कि तहरीक इंसाफ से बातचीत की जाए, उन्हें कि आप बतौर अपोजिशन अपना किरदार अदा करें, 1 साल का इंतज़ार करें, फिर कोई नया सेटअप ला सकते हैं। ये चीज़ बातें चल रही। तीसरी चीज़ चल रही थी कि पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ को इकट्ठा किया जाए, नून लीग की उसमें छुट्टी हो जाए। चौथी चीज़ चल रही थी कि मुस्लिम तहरीक इंसाफ इक़्तिदार संभाल ले, अपोजिशन को मतलब तमाम जमातों को साथ ले, फ्रंट पे रख जाए। इन 4 चीज़ों पे बानी तहरीक इंसाफ ने इनकार किया। जो मेरे पास बानी तहरीक इंसाफ के बड़े करीबी हलकों से बात आई, लेकिन हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो ऐसी कोई तजवीज़ दी नहीं। तहरीक इंसाफ की कमेटी जो है वो बहुत सी चीज़ें बयान नहीं कर रही, कुछ चीज़ें चल रही हैं। इस वक्त जिस वक्त हम प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे पास इतला यह है कि इस वक्त भी एक इजलास चल रहा है, इस वक्त भी उनका एक अहम तरीन इजलास चल रहा है जिसमें कुछ चीज़ों के हवाले से डिस्कस हो रहा है, और ये उनके थिंक टैंक जो है वो इस इजलास को कर रहे हैं। अब बात आती है कि क्या कौमी हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी। एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, बड़ी क्लियर और वाज़ेह, ये जो अचानक से फैसल वाडा साहब ने भी बहुत सी मुलाकातें शुरू कर दी हैं ना, एमकेएम, पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों के साथ में, इसका मतलब है कहीं पे कुछ हो रहा है,
कोई ना कोई हिलचुल है किसी ना किसी। दूसरा, आज आप गौर करें ज़रा आज के दिन कि वो मौलाना फजलुर रहमान जिनको मनाने के लिए हुकूमत हमेशा उनके दर पे जाती थी, एक तरफ कामरान मुर्तज़ा साहब के साथ मीटिंग हो रही थी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक बाकायदा बहास खड़ा किया जा रहा था। एक जो इजलास हो रहा था वो इजलास तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं था, वो इजलास मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ था, जिसका इजहार मौलाना फजलुर रहमान ने खुद 4 सदा में आज किया कि हमें उलमाए कराम से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, हम किसी सूरत नहीं लड़ेंगे। आप ये सारी चीजें अगर देखें तो इससे नजर ये आता है कि किसी ना किसी जगह कोई ना कोई ऐसी खराबी है। इसका सारा नुकसान किसको होगा? अगर मौलाना तहरीक चलाएंगे तो वो किसके खिलाफ चलाएंगे? हुकूमत के, ठीक है ना। अगर मौलाना के खिलाफ कोई चीज बनेगी तो उसकी नुकसान और बेनिफिशियली दोनों चीजें जो है वो हुकूमत को होंगी। इसका मतलब यह है कि हालात किसी और तरफ करवट लेने वाले हैं। वो 1 माह मिले, वो 2 माह मिले, वो 1 दिन मिले, वो 1 घंटे मिले, किसी वक्त मिले, ये होने वाला है। इसमें कोई दूसरी तीसरी राय नहीं है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, शायद तहरीक इंसाफ के लीडरान वो क्लियर ना करें, लेकिन मेरे पास जो जराए से खबर है वो मैं क्लियर कर दूं। तहरीक सिविल नाफरमानी कह रहे हैं ना, सिविल नाफरमानी, ये तहरीक उस तरह नहीं होगी जिस तरह लोग समझ रहे हैं। और ये तहरीक शायद 20-25 दिसंबर तक शुरू भी ना हो। ये पहली दफा तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से तमाम अपोजिशन को साथ लेकर, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर की जमातें हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर की जमातें हैं, चाहे वो उन जमातों का वजूद थोड़ा है या बहुत है, सबको साथ लेकर एक बड़ी तहरीक और उसके बाद ओवरसीज के अंदर एक बहुत बड़ा काम शुरू कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के बाद कप्तान अपना फाइनल टच देंगे। ये जो एक पेशावर शो है, आपको पता है उसकी तारीख भी तब्दील हो गई है। उसकी तारीख भी जो है वो अब 15 तारीख गालबन चले गई है। इसी तरह बाकी मामला जो है वो भी हैं। आज आप देखें ना, आज मैं एक और खबर आपको दे दूं। आज बुशरा बीबी की जो पेशी थी जिसमें बुशरा बीबी पेश होने गई जी, उसमें आपको पता बुशरा बीबी तैयार होके गई थी गिरफ्तारी के लिए, वारंट गिरफ्तारी नाकाबिले जमानत। बाकायदा गाड़ी में मेरे पास जो इतला है कि बैग, कपड़ों का वो जो है जिसे हम कंबल, सब चीज़ें मौजूद थी, मेडिसिन तक लेके गई थी कि पता नहीं क्या से क्या हो। लेकिन आज उनकी मुलाकात जब खान साहब से, बड़ी लंबी चोरी आज हेयरिंग हुई, उस पर सारी चीज़ें हुई, तो आज बुशरा बीबी को खान साहब ने अली अमीन गंडापुर पर भरपूर इत्तेमाद के हवाले से भी कहा। ये मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ। और ये जो बड़ी चल रही थी ना चीज़ें। और दूसरा, खान साहब ने आज ये भी कहा है वहाँ पे बानी तहरीक इंसाफ ने कि आप पार्टी की मशावरत से सारा कुछ करेंगी और पार्टी पहले नंबर पर होगी। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि पार्टी पहले नंबर पर होगी, पार्टी की अक्सरियत जो फैसला करेगी उसी फैसले को ऑन किया जाएगा, उसी फैसले को कहा जाएगा। मैं भी इस मुशावरत में पार्टी के साथ मुकम्मल मुशावरत करता हूं। अगर मेरे साथ राब्तों का सिलसिला बंद हो जाए तो फिर भी मैंने पार्टी को जो हदायत देनी थी वो मैं दे चुका हूं। उन्हीं हदायत की रोशनी में अब सारा कुछ किया जाएगा। ये जो आज अचानक आपने देखा है ना, एक एप्लीकेशन भी गई है आईजी इस्लामाबाद के हवाले से, वो भी सारा कुछ उन्हीं सारी हदायत। नहीं तो ये फैसला तो काफी देर पहले इनकी कबीना कर चुकी थी, तो उस वक्त क्यों नहीं गई? उस वक्त ये सारा कुछ क्यों नहीं हुआ? आज की कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद जो था यासिर साहब, वो तो मौलाना को चैलेंज करना था ना, जाहिर बात है। और मौलाना साहब को ये कहना था कि मौलाना साहब तगड़े हो जाओ, हमारे पास उलमाए कराम है, हमारे पास वो सारा कुछ है। ये था। तो आप क्या समझते हैं मौलाना साहब की फिर जो बाकी चीजें हैं जो उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में डलवाई थी, वो भी आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। कुछ चीजें तो ऐसी थी जो खत्म हो गई, जो कहते थे हमने सांप दांत निकाल दिए, वो दांत तो दोबारा आ गए थे ना।
तो अब बाकी चीज़ें भी आ जाएंगी। वो लगता है सर दूर के दांत थे जो गिर गए। बाकी नए आने थे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मरकजी सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज के दिन ये फैसला किया है कि मुज़ाकराती कमेटी फ़ाल हो चुकी है। मुज़ाकराती कमेटी किसी से भी मुज़ाकरात करेगी, वो चाहे इंसान हो या फरिश्ते हों। ये उमर अयूब साहब ने आज कैटेगोरिकली बात की। लेकिन सवाल ये है कि वो जब संगजानी के मकाम पर रुकने की बातें हो रही थीं तो तब मुज़ाकरात किस हद तक थे, जिसके बारे में अलीमा खानम साहिबा ने पहले भी बात की और आज फिर बात की। और उन्होंने ये कहा कि संगजानी के मकाम पे जलसा करने या वहां पे धरना देने के एवज 20 दिन के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई की बातें हो रही थी। तो उसमें किस हद तक सदाकत है, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर यकीन करना है तो क्या सियासी रहनुमाओं की बातों पे यकीन करें, या फिर यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नैरेटिव या उन्हीं का मौक़िफ़ होगा। दूसरी बात यह कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो बात की, उन्होंने ये कहा कि हिज़्ब इख्तलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ तो नहीं है लेकिन हमारे मौक़िफ़ की तायीद करती है। तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हिज़्ब इख्तलाफ होने के नाते, एक बड़ी जमात होने के नाते मौलाना फजलुर रहमान साहब को साथ बैठाएंगे, उनको कायल करेंगे, एक अलग से मिली हुई तहरीक चलाएंगे, या फिर अलग अलग अपने अपने बयानिए के ऊपर तहरीक चलेंगी? और हुकूमती इंटेंशंस जो इस वक्त दिखाई देती हैं वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाकिस्तान के पीनल कोड के तहत वो ऐसे मुकदमात दर्ज करना चाहते हैं जिसकी FIA इन्वेस्टिगेशन कर चुका है, और उसी इन्वेस्टिगेशन की रोशनी में वो मुतालिबात को पूरा करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर केसेस चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज़मन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी? इस सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम साहब ने। शेख वकास अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख वकास अकरम साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए, अलीमा खानम साहिबा ने आज जो गुफ्तगू की, उन्होंने फिर वही बात की कि 20 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि 20 दिन बाद बानी PTI रिहा होंगे। बैरिस्टर गौहर 2 बार इससे इनकार कर चुके हैं। जब इनकार हो चुका है तो फिर अलीमा खानम साहिबा ये बात क्यों कर रही? देखिए, बात यह है कि अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है, हमशीरा है, और खान साहब के मैसेजेस वक्तन फवक्तन उनके वसातत से पार्टी तक पहुंचते हैं। जब पार्टी की जिम्मेदारान की जो मुलाकातें हैं वो खान साहब से बंद कर दी जाती है, एक्सेस जो है वो कन्फाइंड कर दी जाती है। आपको याद होगा कि 24 के हवाले से भी जो कॉल थी वो अलीमा खान साहिबा ने ही बार आके अनाउंस की थी, क्योंकि हमारे लोगों को उस वक्त मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो अब एक तरफ वो ये गुफ्तगू कर रही हैं तो हम उसको डिसोन नहीं कर सकते, बट ऑन द अदर हैंड मुझे बैरिस्टर गौहर से अभी भी मेरी कुछ देर पहले बात हुई, क्योंकि आपके टॉक शो से पहले भी एक टॉक शो में मौजूद था, बट ही डिड नॉट कंफर्म इट। उन्होंने कहा बिल्कुल राब्ता जरूर हुआ, वो जेल में भी गए, मगर उससे आगे की वो बात कोई कंफर्म नहीं करते हैं। अच्छा, आगे की बात अगर कंफर्म नहीं कर रहे तो हिफ्ज़े मातकद्दुम नहीं कर रहे, या आगे कुछ था ही नहीं इसलिए कंफर्म नहीं कर रहे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ही इज द नॉमिनेटेड चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन बाय दी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। इस पे जिस वक्त इस किस्म का कोई चीज आ जाए उसके ऊपर मैं अपने से कोई गुफ्तगू करूँ तो वो मुनासिब नहीं है। सही। शेख साहब, अभी मौजूदा सिनेरियो में कौमी हुकूमत की बात चल रही है। बहुत सारे लोग तो ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसका हिस्सा बन जाएगी, 4 वजारतें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमीयत उलमा इस्लाम, सारे ही उसके अंदर शामिल होंगे। तो PTI का मौक़िफ़ क्या है? हमें मेरे अजीज सालों हो गए इन असेंबलियों का हिस्सा बनते हुए, और जब इस किस्म का टर्मोइल या पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है तो ये जो नेशनल गवर्नमेंट का शोशा है ये छोड़ दिया जाता है फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स। कभी आर्टिकल आने शुरू हो जाते हैं, कॉलम नगार कॉलम लिखना शुरू कर देते हैं, टॉक शोज के अंदर सरकार से अलाइंड जो तजिया नगार होते हैं हमारे भाई, बड़ा एहतराम है सबका, और एंकर्स वो इस चीज को प्रमोट करते हैं। ये पहली दफा मैं नेशनल गवर्नमेंट का शोशा नहीं सुन रहा हूँ, ये पहले भी आता रहा है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मैं आपको क्लैरिटी से कह रहा हूँ, इवन 24 के हवाले से जो हमारे 3 अहदाफ थे उनमें से एक हदफ था मैंडेट की वापसी। जब पाकिस्तान की अवाम ने वोट इमरान खान को दिए हैं, पाकिस्तान की अवाम ने वोट तहरीक इंसाफ को दिए हैं, और वो मैंडेट चोरी किया गया है इन जाली हुक्मरानों के लिए,
तो आप क्या समझते हैं कि हम अब उस चोरी के माल को वापस लेने की बजाय, मैंडेट वापस लेने की बजाय, जो खान साहब का रोजे अव्वल से मुतालबा है, आप समझते हैं कि हम जाके किसी नेशनल गवर्नमेंट जैसे शोशे का हिस्सा बनेंगे? बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ शोशा है जो हमेशा छोड़ा जाता है, ना इसमें कोई हकीकत है ना कोई हैसियत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमेशा बड़े वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि मैंडेट की वापसी, जब भी अहदाफ तरतीब दिए गए हैं, मैंडेट की वापसी हमेशा उस पहले 2-3 अहदाफ के अंदर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ना हम ऐसी किसी नेशनल गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, ना इस किस्म की कोई डिस्कशन है, और ना हम इस किस्म की फजूल बात में पढ़ने को वो देते हैं, तरजीह देते हैं। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ और बताइएगा, पिछले दिनों से ये भी बात चल रही है कि सिविल नाफरमानी को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अराकीन की राय ये है, अब वो हुकाम बाला या बानी PTI माने ना माने एक अलग मामला, लेकिन उनकी सियासी दानिस्त में राय ये है कि इस पे काबिल अमल कोई भी किरदार फिल वक्त अदा नहीं किया जा सकता, इससे कुछ देर के लिए बाज रहना चाहिए, ये हमारा आखिरी हरबा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इस ज़िमन के अंदर कुली तौर पे फैसला हो चुका है कि इस तरफ कोई जाना है, या भी आपने क्वेश्चन खोल के रखा हो? देखें, पहली बात मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं, ये मेरे कायद इमरान खान की कॉल है, तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है। मगर एट द एंड ऑफ द डे हम पॉलिटिकल पार्टी है, और हर मुख्तलिफ सूबे से मुख्तलिफ ज़बाने, मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी में गुफ्तगू होती है, और फैसला हमेशा वही प्रिवेल करता है जो मेजॉरिटी का हो। तो मेजॉरिटी हैज मतलब मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान के फैसले की तायीद करती है, उसको तस्लीम करती है। इसमें अगर कोई 1-2 बंदे अपनी अलग राय रखते हैं तो उस राय का एहतराम है, ठीक है जी, बट रिस्पेक्टफुली वी एग्री टू डिसएग्री। क्योंकि जब खान ने कह दिया है, और खान साहब ने आज भी अडयाला की मुलाकात में इस पे इंसिस्ट किया है कि इस पे कोई दो राय नहीं है, बिकॉज इट्स हिज कॉल एंड ही हैज गिवन दैट कॉल टू ओवरसीज पाकिस्तानीज इन द फर्स्ट फेज। तो मैं ये समझता हूं कि, और दूसरी बात है, इतनी बड़ी पार्टी, करोड़ वोट लिए हैं तहरीक इंसाफ। हम तो समझ रहे हैं, हम तो ये बात ही नहीं कर रहे कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसी आराम मौजूद है, उसे खुशामदीद आपकी तरफ से कहा जा रहा है, सुना जा रहा है। इतना ही बड़ा ने क्या होगा वो इस वास्ते कि देखो ना, जिहड़े दोस्त अंदर कई बार गल्लां करते ने, बह के तुहाडे कन्नां 'च भी गल्लां कर दिंदे ने ना, ਇਹ ਹੁੰਦੀ है थोड़ी जी, तो कोई फर्क नहीं है पैदा, फैसला वही है। और आज खान साहब ने इसको दोबारा इसके ऊपर जोर दिया है कि तैयारी। अच्छा, तो इसके अलावा मुज़ाकरात की जो टीम तश्कील पाई है, क्या आपको कोई साइन दिखाई दे रहा है, कोई ग्रीन सिग्नल है किसी भी तरफ से, कोई हलचल है बातचीत के लिए? देखिए, जो मेरी लास्ट मेरी मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी के 2-3 अरकान से इकट्ठी हुई, तो उनमें से तो अभी तक कोई इस किस्म का कनेक्शन या राब्ता जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हुआ, क्योंकि इट्स अ डोर ओपन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज कि अगर कोई बात करना चाहता है तो इन लोगों से कर ले। सो फार दे हैव नॉट कंफर्म्ड एनीथिंग। सही। शेख वकास साहब, ये जो आपको मैं एक और ये बात बता दूं, जो हम 13 का इज्तिमा करने जा रहे थे जी पेशावर में, वो डेट आज खान साहब ने चेंज कर दी है। अब वो 13 का इज्तिमा जो शुहदा के हवाले से है वो 15 को होने जा रहा है। पहले हमने ये अनाउंस किया था कि 13 को करेंगे पेशावर में, और 15 पूरे इंटरनेशनल चैप्टर्स PTI के करेंगे पूरी दुनिया के हर मुल्क में। मगर अब 15 और 13 का अलग-अलग की बजाय पेशावर वाला भी और इंटरनेशनल चैप्टर्स भी, जो शुहदा के हवाले से जो इज्तिमा है वो, और जो दुआ है वो अब 15 को है। अच्छा शेख साहब, सुना है आज आपकी सिविल डिसोबीडियंस वाली जो चीज है अब वो 14 की बजाय 16 पे चली। शेख साहब, जो आज आपकी मीटिंग है, इसमें सुना है कोई बड़े अहम फैसले हो गए? जो आज मीटिंग है, सॉरी सर, आज आपकी मीटिंग भी तो है ना? सर, मीटिंग्स तो हमारी होती रहती हैं और डेली बेसिस पे होती हैं। आई डोंट नो व्हिच मीटिंग यू आर रेफरिंग टू। तो शेख साहब के मुज़ाकरात के लिए कोई राब्ते तो जो होंगे अगले दिनों में होंगे। 13 तारीख के बाद आप मजीद कितना टाइम देंगे हुकूमत को कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाए? सर, 13 वाली जी डेट है ना वो चेंज हो गई है सर। 13 की बजाय वो इज्तिमा हो गया है 15 नू। सो दैट मीन्स कि वो 15 के बाद से अब ये चीजें जो है उस सिविल डिसोबीडियंस के हवाले से खान साहब ने कहा है क्या। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि आप लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हुकूमत को थकाना है
और थकाने के बाद हराना है, इसमें कितनी हकीकत है? सर, हमने तो यही हमेशा ज़हन में रखा है कि इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को हराना है। असद कैसर साहब का कहना है, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने गुफ्तगू की है, उनका कहना है कि हम तमाम अपोजिशन जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं और अगला लायामल जो भी हमारा होगा अख्तर मेंगल साहब समेत सबको लेंगे और मौलाना साहब से भी बात करेंगे और हम चाहते हैं कि ये किसने कहा सर? असद कैसर साहब ने। ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। और हम ये एंगेजमेंट, राणा साहब, हम ये चाह रहे थे कि ये 24 से पहले, क्योंकि 24 अचानक जो है वो अनाउंस हुई खान साहब की तरफ से, वरना हम ये चाह रहे थे कि बहुत सी चीजें 22 को भी तय थी, मगर क्योंकि हम अपनी मोबिलाइजेशन में मसरूफ थे, दैट्स व्हाई वो 22 वाली चीजें फिर 24 के बाद आ गई। इसका मतलब ग्रैंड अपोजिशन लाइंस बन रहा है। ये एक सर बनना चाहिए, उसके लिए राब्ते भी हैं, एंगेजमेंट भी शुरू हो गई है, काविशें भी हो रही हैं, एंड होपफुली कि ये हो जाएगा। अच्छा शेख वकास अकरम साहब, उस दिन जब अडियाला के अंदर सवात थी, उधर शेख रशीद साहब भी थे, वो भी निकले, उन्होंने कहा बड़े जज्बाती अंदाज में खान साहब मुझसे मिले। फवाद चौधरी साहब ने भी यही बातें की। उस दिन से कुछ बातें ये हैं कि कुछ पुराने लोग वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, या तो इत्तेहादी या पुराने रफका। क्या इसमें सदाकत है? देखिए जी, खान साहब की जमात है, खान हमारा कायद है। अगर खान हमारे किसी भाई को वापस ले आता है, किसी दोस्त को वापस ले आता है, तो मैं कौन होता हूँ एतराज करने वाला या उसको रोकने वाला? ना कोई रोक सकता है, ना कोई एतराज करेगा। मगर मुझे ये याद है कि बुशरा बीबी साहिबा ने वो जो पंजाब की जो एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें जब उन्होंने इमरान खान साहब का मैसेज दिया, तो उसमें एक मैसेज ये भी था कि जो लोग 9 मई में छोड़ के चले गए थे उनको किसी कीमत पे वापस नहीं लिया जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, जो सबसे ज्यादा क्लैप हुआ, जो सबसे ज्यादा क्लैपिंग हुई, दैट वाज ऑन दिस पॉइंट। अब ये जो आप इंसिडेंट कर बता रहे हैं अडियाला के हवाले से, इस हवाले से अलीमा खान साहबा से भी चंद लोगों ने सवाल किया, तो उन्होंने भी पॉलिसी ये बताई कि जो ये स्टेटेड पॉलिसी तो अभी तक ये है, उससे पहले पार्टी के लोग भी कह चुके हैं, उससे बुशरा बीबी साहबा का पैगाम भी आ गया, उन्होंने खान साहब का दिया, फिर अलीमा खान साहबा का भी। ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਕਾਇਦ ਲੀਡਰ ਕੱਲ ਲੋਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ कोई राइट कोई नहीं जी। खान है वो फैसला कर सकता है सर, हम तो उसका एहतराम करेंगे। खान जो फैसला करेगा मैं तो उसका एहतराम करूंगा। अच्छा, एक चीज़ चल रही थी कि बिलावल साहब के हवाले से आपने कहा कि वो सारी अफवाहें हैं या फला कर दी। बिलावल साहब और हुकूमत की नाराज़गी, ट्रॉफी ड्रामा हम इसे कह ले, या बिलावल साहब की अवामी हमदर्दियाँ हासिल करना कह ले, या कोई पीपल्स पार्टी के आपसे कोई अंडरग्राउंड को राब्ते या बैकडोर राब्ते कोई ऐसे सिलसिला शुरू हुआ है, इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़? राणा साहब, साडा कोई राब्ता शाब्ता कोई नहीं पीपल्स पार्टी नाल। वी आर वेरी क्लियर एंड ओपन अबाउट इट। आज भी उन्होंने एक सूबाई मिनिस्टर ने साढ़े खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, परसों भी की थी, 3 दिन पहले भी की थी, 4 दिन पहले भी की थी। वेरी क्लैरिटी, बड़ा क्लियर ने वो जरा साढ़े खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे। नंबर 1, मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे पीपल्स पार्टी की अपॉर्चुनिटी देखती है। देखे ना, वो नदीम चंद साहब जिहड़े ने उन्होंने आख छड्या भी ड्राइविंग सीट ते सानू होना चाहिए, साडा भी हक बनता है। मैं कल देखिया भी साडी भी वारी है। ते गल ते है कि सारे हक और वारियां तलाश कर रहे ने। वोट दोवें पार्टियां किसी ने नहीं दिता। ये हैं सारे फॉर्म 47 वाले, पर इन्होंने ड्राइविंग सीट सारे नू चाहिए जी, है जी। तो ये ड्राइविंग सीट पे हक बनता है। देखो ना, मतलब ना वोट ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ मैंडेट कई सूबे ਦੇ ਵਿੱਚ, और वो ਤੁਸੀਂ सारे हक क्लेम करना चाहते हो। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कन्वे करना चाहती है भी ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, बड़े नलायक और टफर ने। वेखो ये पीटीआई ਨੂੰ कंट्रोल नहीं कर सके, फलानी इकोनॉमी कंट्रोल नहीं कर सके, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर सके। हुण जनाब ਅਸੀਂ भी हाजिर हां, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। शेख साहब, आपने कहा, शेख साहब अभी आपने कहा है कि अब ड्राइविंग सीट पे बैठना चाहते हैं नदीम अफजल चांद ने, जिस तरह का कोई नजर आ रहा है कि इक़्तिदार की गाड़ी को कोई हादसा पेश आ सकता है? नहीं, वो उन्होंने पीपल्स पार्टी ने कहा। नहीं, मैं कह रहा हूँ, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ मौजूदा हालात में, चूंकि अब तो हर जगह से कोई ना कोई खबर आती रहती है ना किसी मुल्क से, तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी इक़्तिदार की गाड़ी को कोई हादसा पेश आ सकता है? वो सर
ये इक़्तिदार की गाड़ी के तो टायर पंक्चर हो चुके हैं पिछले कई महीने से। ये तो स्टपनियां तो चलते पे ने, चौथे व्हील ते स्टपनी भी फारिग हो जानी थी। तो उसके लिए आपको रास्ता कहां तक हमवार दिखाई देता है कि स्टपनी बच जाए? मेरे भाई, जब गाड़ी स्टपनी पे आ जाए ना, तो रास्ता हमवार हो या ना हमवार हो मैटर नहीं करता, वो चीजें बस जल्दी खत्म हो जाती होती है। ये जो आप जो ये एक्शन कर रहे हैं ना कि खान पे आपको पर्चा दो, फलाना उकसाने का, ये करने का, वो करना है, साइया नू राजी कर रहे हैं। नलायक आदमी ने कुछ भी नहीं कर सके, कोई डिलीवर नहीं कर सके। नहीं, वो तो चीका मारन नाल हुकूमत नहीं ना चलती। वो तो आज मैंने किसी जगह जिक्र भी किया है, किसी टॉक शो में मैं खुद भी गया हुआ था। मैंने कहा जी 109 के लिए आपको साबित करना पड़ता है कि वो बंदा खान साहब से जेल में जाके मिला और कोई टेलीफोन कॉल हुई है और कोई ऐसी चीज़ को बयान है, तो वो तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। वो जो होता है, आप ये देखिए राना साहब, हालात इतने ये बेहया और बेशर्म हो गए। काजी अनवर साहब 85+ ईयर्स ओल्ड वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे इमरान खान साहब को मिलने के लिए गए। जब अडियाला गए तो कागज दिखाए कि यह हुक्म है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, मैं खान को मिलन आया। उन्होंने इनकार कर दिया, वो बुजुर्ग वापस आ गए, उनके ऊपर पर्चा दे दिया। 85 साल बुजुर्ग वकील के ऊपर पंजाब पुलिस ने पर्चा दे दिया है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पे मिलने आया। अगर ये भी आपको डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन नजर नहीं आती, हवास जो है उसके बाख्ता नजर नहीं आते, तो इस तक की बेचरे ये फारिग जी। तो शेख साहब, और दूसरे जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो कहते हैं साड़ी बारी बुरी लग जाए। चलो शेख साहब, ये बताइए कि ये सिविल नाफरमानी के हवाले से फैसल वावडा साहब ने वो जो बात की कि जनरल फैज हमीद साहब का ट्रायल उन दिनों में शुरू होना है, तो इस वजह से आप ये कॉल दे रहे हैं, ये उन्होंने ये कहा कि कलाबे मिला दी। हमें हर आदमी की बात का देखें, हर आदमी का राइट है, बात कर सकता है, मैं किसी का मुंह तो नहीं पढ़ सकता जी। मगर ये है कि दिस इज अब्सर्ड बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज ऑलरेडी मेड इट क्लियर कि जो फैज हमीद साहब का के साथ उनका जो भी उनके इदारे का वो है, उनके इदारे का इंटरनल मैकेनिज्म है। वो उनके साथ जो करते हैं, कोई चीज साबित करते हैं, कुछ सजा देते हैं, उसके साथ पीटीआई का क्या ताल्लुक है? वो तो उन्होंने अपने इदारे का एक मामला है। अच्छा, कल बड़ा अहम दिन है जी। कल आपके 2 केसेस आपके ऐसे हैं जो बड़े अहम केस हैं, 8 फरवरी के हवाले से है, और एक केस जो है वो सिमाबिया ताहिर ने जो कहा है कि पीटीआई पे नाजायज़ मुकदमात कारकुनों पे दिए जाते हैं, ये भी आइनी अदालत, आइनी बेंच में लगा हुआ है। और तीसरा, कल अगर तौहीन अदालत का केस देखें तो उसमें खान साहब की हाज़िरी लाजमी है, भाई चाहे वीडियो लिंक के ज़रिए हो या उन्हें वैसे पेश किया जा सके। तो क्या देख रहे हैं कल के हवाले से आप? मैं तो कोई खास डेवलपमेंट कल नहीं देख रहा, अभी चीजें चलेंगी आगे जी। आज आईनी बेंच के मुतरादिफ अगर देखें तो जो सिंपल बेंच है उसने तो आपके वो उस रुकन को आदिल बायज़ाई की इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मुअत्तली थी उसको तो बहाल कर दिया। वजह है ना सर, उसकी वजह है, उसको बहाल ऐसे ही नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक एफिडेविट जो वैलिड ही नहीं था, जो इनवैलिड था, उसकी बुनियाद के ऊपर उसको एक जीते हुए एमएनए को फारिग कर दिया और इलेक्शन भी अनाउंस कर दिया खुजलत के अंदर। और जबकि जो उसका एसआईसी का ओरिजिनल एफिडेविट था वो मानने से इनकार कर दिया, हालांकि वो भी सबमिट हुआ था। तो ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में और अडियाला के थानेदार में कोई फर्क तो होता है। जिस वक्त उन्होंने हकायक देखे, इतनी बड़ी कोर्ट है, और मैं समझता हूँ कि उसको कानून और इंसाफ के मुताबिक उसका फैसला हुआ है, वो उसको नाजायज किया गया उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने। कानून और इंसाफ के मुताबिक जो फैसला हुआ, इलेक्शन कमीशन ने वो नाजायज़ किया था, और जो सिविल नाफरमानी वाला मामला है वो उसकी तारीख कुछ आगे चली गई है, अगर उससे पहले मुज़ाकरात ना हुए। तो बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। अगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सूरत हाल दुनिया के नक्शे के ऊपर अगर आप नज़र दौड़ाएं, मशरक़ वस्ता गज़ा का मामला ख़त्म नहीं हुआ था। शाम की खाना जंगी जो पिछली कई दहाइयों से चलती रही, बिलखुसूस 11 साल की अगर पूरी तारीख के ऊपर नज़र दौड़ाएं, जिसमें रूस का शाम की हिमायत करना, बशार अल असद के इक़्तिदार को मजबूत करना, एक वक्त में
वो इलाके उसके हाथ से निकल जाना, फिर वापस आना, फिर रूस की तकरीबन 75-100 के करीब फौज की नफरी का शाम के अंदर मौजूद होना, और फिर वहां पर बागियों का इस हद तक मजबूत हो जाना कि बशारुल असद को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, महल के लोग अंदर दाखिल हो गए, कैद खाने जो थे वो खोल दिए गए, और वहां से लोगों की रिहाई अमल में आई कि एक शख्स ने रिहा होते हुए यह कहा कि मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मेरे साथ 54 अफराद ऐसे थे जिन्हें आज सजाए मौत होना थी, और हमें यह नहीं मालूम पड़ रहा था कि सजाए मौत में डिले क्यों हुआ है। तो आज 54 लोग, अगर बशारुल असद की हुकूमत ना जाती तो हम मारे जाते। वहां से अकूबत खानों से जो लोग बाहर निकले हैं वो नाराए तकबीर बुलंद करते हुए निकले हैं, लेकिन इसके बीच में खित्ते के दूसरे ममालिक का अगर अहाता किया जाए तो कहीं खुशी की लहर और कहीं गम की लहर। अमेरिका के अंदर देखें तो एक तरफ व्हाइट हाउस का बयानिया और पेंटागन का, और रूस की यहां पे नाकामी देखें तो तुर्की की फतह नजर आती है। तो क्या है ये मुअम्मा और ये जंग की बुनियाद क्यों पड़ी थी, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या समझते हैं, क्या ये खाना जंगी, इसकी बुनियाद कब पड़ी, क्यों पड़ी? अलकायदा, फिर ऐसी तंजीमें जिन पे बैन लग गया, उनका हिस्सा बन के फिर अलहदा से अपनी तंजीम जोलानी का बनाना, और फिर इस सतह तक चले जाना। क्या माजी है, क्या हाल है और मुस्तकबिल क्या हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पहली बात तो यह है कि जाहिर है बशारुल असद का और उनके खानदान का, हाफिजुल असद साहब का 1971 से फिर ऑनवर्ड्स इनकी हुकूमत थी, और फिर बशारुल असद जब बने तो 34 साल की उम्र थी। इनके भाई को जो है, इनके भाई के जाने के बाद इनको अमेंडमेंट्स की गई कवानीन के अंदर, और इनको सदर के मसनद के ऊपर ला बिठाया गया। बशारुल असद जो है वो बहुत ईरान के करीब चले गए, और इसी तरीके से रूस के साथ जो दिफाई मुआहदात थे ये इनके बहुत पुराने थे। ये कोई सीरिया के अंदर पहले नहीं थे, बल्कि बहुत पुराने दिफाई मुआहदात थे। और फिर जब इराक जंग हुई तो उस टाइम पे भी इनका बाकायदा डिफेंस पैक्ट था, इराक का भी रूस के साथ डिफेंस पैक्ट था। तो ये उस हवाले से बात हो रही है। इस खित्ते के अंदर जो ईरान था वो अमेरिका का जो एक बहुत करीब तर मुल्क हुआ करता था एक जमाने में, जब तक के शाह ईरान नहीं आए, और उसके बाद उनका जो पैंतरा था वो बिल्कुल यकसर तब्दील हो गया, और शाह ईरान जो थे वो वहां से उनको भागना पड़ गया और पनामा चले गए, और उसके बदले में जो वहाँ रिजीम जो है वो एक चेंज हो गई। लेकिन इस सब के अंदर जो मौजूदा सूरत हाल है वो इस वजह से दिगरगूं हुई कि 2011 के अंदर जब इन्होंने अपने कीमियाई हथियार, जो कि रूसी साख्ता कीमियाई हथियार थे, वो बशारुल असद ने अपने लोगों को कुचलने के लिए इस्तेमाल किए, बागियों को। नतीजा ये हुआ कि उसके नतीजे के अंदर एक रिबेलियस जो एटीट्यूड था वो शिद्दत इख्तियार कर गया, और लोगों के अंदर ये गम और गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता पलने लगा। और दमिश्क से हट के, क्योंकि दमिश्क जो है वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर के फासले पर है इसराइली सरहद से, इस वजह से दमिश्क से बाहर करके जितने भी शहर थे वो उनके ऊपर जो थे बागी आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होते चले गए। क्योंकि उसकी वजह एक ये भी थी कि उनको कुमक आया करती थी जो नेबरिंग कंट्रीज थे, जिसमें तुर्किया भी शामिल था। तुर्किया के भी अपने बहुत सारे मसाइल थे। उनकी जो YPG जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने खुद कुछ धमाके किए, कुछ उसके अंदर 261 लोग जो थे वो तुर्किया के अंदर जो है वो मारे गए। मुख्तलिफ 4 किस्म के बम धमाके थे। उसके बाद हालिया आपने देखा कि उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ, और ये भी तुर्किया के लिए बहुत एक मुश्किल था। तुर्किया ने अपनी फौजों को भी बाकायदा 2 ब्रिगेड जो थे उनको भी जो है वो वहां भेज दिया, जिसमें एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी था, लेकिन खातिर खा नताइज हासिल ना हो सके। अब्दुल्ला गुल साहब, ये सारी चीज़ें तो अब तारीख का हिस्सा हैं और हर शख्स पढ़ रहा है। चंद शाम में होने वाले वाक़यात के बाद क्या आप इसको खित्ते में कोई फैलती हुई जंग देख रहे हैं? राना अजीम साहब, आप बड़े, आपको पता है, सीनियर हैं और मैं आपसे बहुत मोहब्बत रखता हूं। आपके प्रोग्राम में आपने मुझे पहले भी मौका दिया था जब 7 अक्टूबर 2023 के बाद एक वाकया हुआ और उसके अंदर हिजबुल्लाह की जानिब से हमला हुआ इसराइल के ऊपर। तो मैंने आपको ये कहा था कि ये जंग फैल जाएगी खित्ते के अंदर। आज आप देख लें कि ये खित्ते में फैलेगी और ये रुकेगी नहीं। ये बाय द वे ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जो मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मुझे लग रहा है कि सीरिया के जो हालात हैं उसमें 3 हिस्सों में तकसीम करना उनका एक मकसद है। उनको मालूम है कि जो एक तरफ जब वो इजिप्शियन, एक आपको पता है कि वो बंदरगाह है, वो उन्होंने सुएज कैनाल है, उसके मुकाबले में एक और रूट भी जो है वो, क्योंकि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए जरूरी
है कि वो सीरिया की बंदरगाह को इस्तेमाल किया जाए और उसके नतीजे के अंदर ये खित्ते के अंदर अपनी अपनी हेजमनी जो है वो कायम हो रही है। क्योंकि आपने देखा कि जब से जो हौसी लोग हैं उन्होंने जब से हमला करना शुरू कर दिए हैं तो तब से जो शिप्स हैं उनकी नकलो हरकत जो है वो महदूद होकर रह गई है। बावजूद अमेरिका की कोशिश के हमने देखा कि वो ऐसे ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है जिसकी वजह से शिप्स को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच रहा है। इसलिए ये एक नया रास्ता तलाश करने के लिए आपको याद है कि पहले भी अमेरिका और रूस आमने सामने थे और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब की दौरे हुकूमत के अंदर ही एक बाकायदा इतने जहाज करीब आ गए अमेरिका और रूस के कि वो बिल्कुल एक जंग का साथ जो है समा बन गया और उसमें चीन ने जाके रूस के जो नेवल शिप थी उसके साथ एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके साथ अपनी शिप लाके खड़ी कर दी थी। लेकिन ये तो वाज़ेह बात है कि इसराइल इस सब के अंदर जो गोलान हाइट्स है उसके ऊपर एक अपनी जो एक उन्होंने अब कब्जा तो कर लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो असला और गोला बारूद है वो हम किसी सूरत बागियों के हाथ नहीं जाने देंगे। लेकिन अभी उन्होंने बफर जोन डिक्लेयर किया, लेकिन ये बफर जोन नहीं है, याद रखें ये आगे बढ़ेगा मामला, क्योंकि इस टाइम पे अमेरिका जो है उसकी प्रॉक्सी जो है वो इस टाइम पे आपको पता है इसराइल है। दूसरी तरफ रूस की प्रॉक्सी जहां पे बात आप बफर जोन की कर रहे हैं वहां पे जो बागी हैं उनसे इस बारे में स्टैंस लिया गया तो उन्होंने कहा जी हमारी इस वक्त तवज्जो तो शाम के ऊपर है, उस तरफ को नहीं है। तो क्या उधर से रिटेलिएशन होगी या फिर बफर जोन जो है उसके ऊपर बाकायदा कब्जा तस्लीम कर लिया जाएगा? देखिए, बफर जोन के ऊपर तो कब्जा तस्लीम तो खैर नहीं किया जाएगा, जैसे आज तक फलस्तीन के ऊपर किसी ने कब्जा तस्लीम नहीं किया, लेकिन कब्जा तो हो गया ना। बात तो रियलिटी है, कश्मीर के ऊपर भारत का कब्जा है, ये एक तल्ख हकीकत है। इसलिए ये कब्जा तो उन्होंने कर लिया। इसराइल अभी तक अपनी किसी भी पोजीशन से पीछे नहीं हटा और ये ग्रेटर इसराइल के नक्शे के अंदर बाकायदा ये जगह मौजूद है। इसराइल इंच ब इंच जो है वो अपने मकासद को हासिल करता चला जा रहा है, लेकिन मुसलमान दुनिया जो है अपनी अपनी प्रॉक्सी के अंदर लगे हुए हैं। अभी ये देख लीजिए कि ईरान के सिफारत खाने के ऊपर हमला जो था उसका मतलब यह है कि वहां के लोग जो हैं वो ईरान ताल्लुकात जो थे बशारुल असद साहब के साथ वो उनको नागवार गुजरे। इसी वजह से ईरान को अपनी पोजीशन जो है वो वहां चेंज करनी पड़ी और रातों रात उनको स्टांस अपना तब्दील करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी मालूम है कि यूक्रेन की जंग के अंदर ईरान ने कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो रूस को दी है, जो जाहिर है उन्होंने इस्तेमाल की है, जिसका अमेरिका को भी बहुत गम है और उन्होंने इसका बरमला कई दफा इजहार भी किया। लेकिन नजर ये आ रहा है कि ये खित्ता सिर्फ अभी यहां नहीं रुकेगा, ये आगे बढ़ेगा, ये इराक की तरफ भी जाएगा, ये लबनान के लिए भी जो है वो एक मुश्किल मरहला बन जाएगा। क्योंकि इसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि वो जो दहशतगर्द सोच है जो कि दाइश के नाम से या आईएसएल के नाम से जो आपको पता है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ 11th जो बनाया था और फिर ये जो आईएस है, ये एक सोच है, ये एक फिक्र है और इस फिक्र को यहां से एक रियासत का दर्जा मिल गया है, उनको एक खित्ता जमीन मिल गया है। और जब ये खित्ता जमीन मिल जाएगा और एक स्टेट की पावर आ जाएगी, साथ ही साथ आप देखें अमेरिका ने, जर्मनी ने और फ्रांस ने और दीगर मुमालिक ने आज ये ऐलान किया है कि हम अपनी ओपिनियन को रिकंसिडर करेंगे इस तमाम मामले के अंदर जोलान के हवाले से। अब ये देखें, ये एक बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि जहां अमेरिका को पसंद आता है वहां वो अपने अपने प्रॉक्सीज को खड़ा करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉक्सी है, लेकिन ये एक रिक्वायरमेंट भी थी, क्योंकि बशारुल असद साहब ने जिस तरीके से अपना रवैया रखा अपनी आवाम के साथ और जिस तरीके से वो एक तवील जंग के अंदर जो है अपने आप को उन्होंने झोंक डाला और तुर्किया के साथ रिलेशनशिप खराब कर डाले, नतीजा यह हुआ कि ये जो आज हुआ वो कंट्रोलेबल था, लेकिन वो इसलिए कंट्रोल से बाहर चला गया क्योंकि बशर अल असद जो थे वो एक और किसी की धुन के ऊपर जो है वो नगमा गाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इवेंचुअली उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ, जो बिलाखिर उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। लेकिन ये जंग जो है ये मुस्तकबिल में मशरक़ वस्ता को मज़ीद घेरे में लेगी, जहाँ पे शामी पनाह गुज़ीनों का लबनान जाने के हवाले से भी इस वक्त जो सूरत हाल है, लबनान ने भी उन्हें रखने से मना कर दिया है। तो अब ये सूरत हाल किस तरफ को मायल होगी? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमीन गुल साहब इस हवाले से अपना लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद।